नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज हम लगातार कर रहे हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी का यह 4th पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में कुछ प्रमुख टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, जैसे पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्या होती है, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं और भारत का जो ज्योग्राफिकल विभाजन है, भौतिक विभाजन है, वो किस तरीके से किया गया है। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ से आप सभी परिचित हैं, चाहे कोई एक दिवसीय परीक्षा हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। आप सभी के लिए मैं हैंड रिटन नोट्स ये तैयार कर रहा हूँ, इन्हीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ उसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको खुद समझता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक जरूर सिद्ध होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मतलब पृथ्वी पर स्थल के रूप में कौन कौन से प्रमुख पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख भाग पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मतलब जमीन यानी भूखंड के अलग अलग रूप पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये स्थल रूप बनते कैसे हैं, कौन सी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये जो स्थल रूप हैं इनका निर्माण होता है, तो विशेष रूप से अगर बात की जाए तो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये जो स्थल रूप हैं, स्थल रूप जैसे पर्वत हो गए, ज्वालामुखी हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, द्वीप हो गए, ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है। ये विशेष रूप से दो प्रक्रियाओं से बनते हैं, दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। पहली जो प्रक्रिया है उसको हम कह सकते हैं आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, पहली जो प्रक्रिया है उसको हम बोल सकते हैं आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह क्या होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे धंस जाती है, तो उससे जो आकृतियां बनती हैं वो आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया के कारण स्थल का लगातार क्या होता है, स्थल बनता रहता है, जमीन बनती रहती है, टूटती रहती है, जैसे अपर्दन वगैरह हो गया, मृदा अपर्दन, जल अपर्दन, ठीक है, वायु अपर्दन, ये जो है बाहरी प्रक्रियाएं हैं, जिससे जमीन का टूटना और बनना लगा रहता है। तो ये दो प्रमुख प्रक्रिया हैं जिसको हम आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया कह सकते हैं। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी पर बहुत सारे स्थल रूपों का निर्माण होता है। पृथ्वी की जो परत है या पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह, अगर वो टूट कर घिस जाती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अपर्दन। ठीक है, अपर्दन होने से क्या होता है, भूमि का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है, और जहां से अपर्दन होता है या मिट्टी का कटाव होता है तो वो सतह जो है, वो सरफेस जो है वो कैसा हो जाता है, नीचा हो जाता है। फिर ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे मान लो कि नदियों का पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी आ रहा है, नदियों का पानी या बाढ़ का पानी अपने साथ में बहुत सारे मिट्टी के महीन कणों को बहा करके ला रहा है, बहुत सारे अवसादों को बहा करके ला रहा है। उससे क्या होता है, फिर दोबारा से मिट्टी की परत जमने लग जाती है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। जब पानी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को, नदियों के द्वारा, बाढ़ के पानी के द्वारा बहुत सारी कणों को, मिट्टी के कणों को बहा करके लाया जाता है, तो उससे जो चीज़ें जम जाती है, वहाँ पर जो परत जम जाती है या जो उनका समूह होता है, उन कणों का समूह होता है, उसको हम बोलते हैं निक्षेप। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं निक्षेपण। तो निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, उस सतह का फिर दोबारा से क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात करते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जैसे हमारा जो जमीन है, भूमि है, इस भूमि से प्राकृतिक रूप से ऊंचाई वाला जो भाग होता है पृथ्वी की सतह, सपोज कीजिए, आप इमेजिनेशन कीजिए, आप जिस जगह पर बैठे हैं वो बिल्कुल फ्लैट धरातल है, समतल भूमि है, और इसी भूमि पर प्राकृतिक रूप से कोई उठा हुआ भूमि का भाग होता या उठा हुआ भूमि का हिस्सा होता तो वो प्राकृतिक ऊंचाई होती, और वही प्राकृतिक ऊंचाई क्या कहलाती, पर्वत कहलाती। जनरली क्या होता है, जो कह सकते हैं 600 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां होती हैं, 600 मीटर से ऊंचे जो पृथ्वी के भाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। पर्वत का शिखर जो होता है, पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है।
पृथ्वी का जो पर्वत होते हैं, पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है, और इसका आधार जो होता है नीचे वाला भाग वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे पर्वत का आकार इस तरीके से होता है, ठीक है, इसी तरीके से तो बने होते हैं पर्वत। तो आप यहाँ से देखेंगे ये है इसका आधार, ये नीचे वाला पोर्शन है ये इसका आधार है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका शिखर है। तो यहाँ से आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो पर्वत होता है, पर्वत का शिखर यानी उसकी जो चोटी होती है वो छोटी होती है, और आधार जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है? पर्वतों पर जो बर्फ की जमी हुई नदियां होती हैं उनको कहा जाता है हिमानी। क्या कहा जाता है उनको? हिमानी कहा जाता है। पर्वत जब एक रेखा के रूप में क्रम से व्यवस्थित रूप में जो है स्थित होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि पर्वतों का एक रेखा के क्रम में जो व्यवस्थीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। जैसे ये मान लीजिए एक पर्वत है या एक पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है, ये एक पर्वत हो गया, इसी पर्वत के बगल में कोई दूसरा पर्वत है, फिर ये और पर्वत हैं, फिर और पर्वत हैं। तो इस तरीके से पर्वतों का जो एक क्रम बन जाता है, एक व्यवस्थीकरण बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जैसे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण यहाँ एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे हिमालय, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया में पड़ती है, एशिया महाद्वीप में पड़ती है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट में या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ती है, ठीक है। अब ये जो बीच बीच में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं इस तरीके से, ये क्या है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक जब आपके हाथ में होगी तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दे रखे होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जिनसे डायरेक्टली प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो प्रशांत महासागर में एक पर्वत स्थित है, पर्वत, ठीक है, जिसका नाम है मोनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर में एक मोनाकी पर्वत है हवाई द्वीप के आसपास। तो मोनाकी पर्वत जो है वो पर्वत ऐसा नहीं है स्थल पर है, वो कह सकते हैं समुद्र में अंदर है। मोनाकी पर्वत है वो सागर का जो लेवल है, जल का जो स्तर है, उस जल स्तर से नीचे की तरफ है मोनाकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 10,025 मीटर। आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ी चोटी है, पृथ्वी की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उससे भी ऊंचा पर्वत कहाँ है? सागर के अंदर है, समुद्र तल के अंतर्गत है, प्रशांत महासागर में स्थित है मोनाकी पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के प्रकार, यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी जैसे, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 की भी ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 to 12th हम इस चीज़ को लेकर के जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी का जो मूल स्वरूप है, उसका जो कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ, जैसे मैं अब यहाँ पर पर्वतों के प्रकार के बारे में आपको बताऊँगा। तो पर्वत जैसे वलित पर्वत हो गए, भ्रंशोत्थ पर्वत हो गए, ज्वालामुखी पर्वत हो गए, तो इनके बारे में अगर डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर केवल नाम, एनसीईआरटी हमको बता रही है कि इस क्लास में, क्लास 6 में आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको ये पता करना है कि पर्वत जनरली कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के पर्वत होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो ऑटोमेटिक जो स्तर है ज्योग्राफी का, जो समझने का जो स्तर है, वो बिल्कुल स्वतः ही एडवांस मोड में चलता जाएगा। बेसिक टू एडवांस जो है एनसीईआरटी बनाई गई है, ठीक है। तो पर्वतों के प्रकार की बात करें तो जैसे पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार। वलित पर्वत हो गए, भ्रंशोत्थ पर्वत हो गए, और ज्वालामुखी पर्वत हो गए, ठीक है। और हिमालय जो है वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आल्प्स पर्वत भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, अरावली जिसको कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये भी वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया है, अरावली जो है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत, ठीक है। अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। इस तरीके से आप फैक्ट याद रखें, अपलेशियन पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल पर्वत
रशिया में है, रूस में है। तो ये दोनों पर्वत जो हैं, चाहे अपलेशियन की बात की जाए या यूराल पर्वत की बात की जाए, ये दोनों ही आकार में गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई जो है वो जनरली सामान्य जो कह सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे कम है। जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है और भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। अब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इस डायग्राम की सहायता से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये कोई क्या है, ये पृथ्वी का कह सकते हैं, ये पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह का ये उठा हुआ भाग है जो आप देख पा रहे हैं। ये पृथ्वी सतह है और पृथ्वी की सतह का ये उठा हुआ भाग है, ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं आप। यहाँ से आपको लग भी रहा होगा क्योंकि मैंने चित्र ही इस तरीके से बनाया है ताकि आपको एक कल्पना जो है आप अपने दिमाग में कर सकें, एक समझ विकसित कर सकें। तो पृथ्वी का जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या धंस जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर दो तरह की आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये उठा हुआ है, फिर ये नीचे की तरफ धंसा हुआ पोर्शन है, फिर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है, फिर ये नीचे की तरफ धंसा हुआ पोर्शन है। तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है, वो ये है कि किसी भी पर्वत का जो उठा हुआ भाग होता है, उत्खंड भ्रंश जिसको कहते हैं, उत्खंड भ्रंश उठा हुआ भाग, उसको क्या कहा जाता है? उसको हार्स्ट कहा जाता है। हार्स्ट क्या है? किसी भी पर्वत का या पर्वत की भूमि का उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हार्स्ट कहा जाता है, और जो नीचे की तरफ धंसा हुआ हिस्सा होता है उसको ग्रैबेन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रैबेन कहा जाता है। और जनरली इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। तो जो उठा हुआ भाग वो हार्स्ट याद रखें, और नीचे की तरफ धंसा हुआ भाग जो है उसको हम बोलेंगे ग्रैबेन। ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ये भ्रंशोत्थ पर्वत की ही आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यूरोप की एक घाटी है जिसका नाम है राइन घाटी और वोसजेस पर्वत। यूरोप की राइन घाटी और वोसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। मतलब किस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि राइन घाटी हो गई यूरोप की या वोसजेस पर्वत हो गया, और प्रश्न आ गया कि वोसजेस पर्वत या राइन घाटी ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आंसर आप लगाएंगे भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल ये मान लीजिए दिमाग में फिक्स कर देना है, रट देना है इनको। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सब जगह पर एनसीईआरटी का एक कह सकते हैं क्रेज इस टाइम पर जो है एग्जामिनर है वो फॉलो कर रहा है। कभी कभी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, उन्हें डायरेक्टली उठा करके प्रश्न बना करके एग्जाम में दे दिया जाता है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी पर्वत नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ज्वालामुखी क्रियाओं से जो पर्वत का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण अगर देखें तो माउंट किलिमंजारो, ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये अफ्रीका में है, ध्यान रखेंगे। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा ये भी जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये कहाँ पे है? आपका जापान में है। ठीक है, ये आपको आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता कैसे है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो है एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको मैग्मा कहा जाता है। जब पृथ्वी के अंदर दाब अलग बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो अत्यधिक ताप तो टेम्परेचर तो लावा गर्म होता ही है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, तो अत्यधिक दाब के कारण क्या होता है, वो लावा जो है इस तरीके से, ये जो आपको हल्की हल्की लाइनें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए पर्याप्त है। तो ये देखिए ये है लावा, और ये छोटी छोटी नालियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, नालियों के रास्ते ये लावा जो है अत्यधिक प्रेशर के कारण, जो प्रेशर लगता है नीचे से ऊपर की ओर, उस प्रेशर के कारण ये लावा जो है ऊपर की तरफ निकलने लगता है, और ऊपर की तरफ निकल करके जो लावा हो, कुछ लावा तो इस तरीके से साइड में फैल जाता है और लावा का एक बहुत बड़ा भाग जो है ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ये जहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा ये इतने ताप और दाब के कारण, जब लावा गर्म गर्म लावा जो है ज्वालामुखी के मुख से, जिसको क्रेटर कहा जाता है, ज्वालामुखी के मुख से निकल रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा धुआं आपको दिखाई देगा ज्वालामुखी फटते समय पे। तो बहुत सारा लावा जो है इसके शीर्ष के आसपास जमा हो जाता है, जिससे एक पर्वत श्रृंखला का या पर्वत का निर्माण, ये पर्वत का रूप जो है ये ले लेता है, और इस तरीके से क्या बनता है? आपका ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है।
पर्वतों से लाभ क्या-क्या है हमको? पर्वत जो होते हैं जल के संग्रहगार होते हैं। जल के संग्रहगार कैसे? पर्वतों पर जल का संग्रह किस तरीके से होता है? आप जानते हैं कि पर्वतों पर ही क्या पाई जाती हैं? बर्फ की नदियाँ जिनको हम हिमानी कहते हैं और बेशक वो बर्फ है लेकिन कहीं न कहीं वो बर्फ भी क्या है? जल का एक रूप है और कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि हिमानियों के रूप में जल का जो है वहाँ पर स्टोरेज जो है हुआ रहता है। जो हिमानी है वहाँ पर बर्फ की जो है बहुत सारी परतें जमा होती हैं, एक तरह से उन्हें बर्फ की नदियाँ ही कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है बर्फ के रूप में जो जल का जो क्या होता है स्टोरेज रहता है, संग्रह रहता है। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंचाई में भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो पन बिजली उत्पादन, पानी से बिजली उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर भी जो है इसका उपयोग जो है हम कर सकते हैं। अलग-अलग वनस्पतियाँ और जीव-जंतु जो है पर्वतों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्वतों पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं, उनसे हमें क्या-क्या मिलता है? ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, ठीक है, पशुओं के लिए आश्रय मिलता है, रहने के लिए स्थान भी मिल जाते हैं बहुत सारे जीव-जंतुओं के लिए और कुछ प्रोडक्ट भी हमको प्राप्त होते हैं, जैसे गोंद हो गया, रेज़िन हो गया, ठीक है? ये सभी चीज़ें हमें पर्वतों पर पाए जाने वाले जंगलों से मिलती हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे खेल भी प्रचलित होते हैं, जैसे आप कभी हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह या बर्फीले इलाके जो भी हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इन पर जाएँगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं, जैसे आपकी पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंड ग्लाइडिंग हो गई, ठीक है? रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सभी चीज़ें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती हैं। इसके अलावा पठार जो होता है, पठार क्या होता है? ये आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे पर्वतों की बात हम कर रहे थे, ये भी जो धरातल है, अपना जो नॉर्मल भूमि है आसपास की आपके की, उससे बहुत ऊपर उठा हुआ भाग होता है। पठार भी वैसा ही होता है, लेकिन पठार में और पर्वत में अगर आप डिफाइन करके देखें, अंतर करके देखें, तो पर्वत के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पर्वत का जो आधार होता है सर, वो चौड़ा होता है, ठीक है? और इसका जो शीर्ष होता है, वो कैसा होता है? छोटा होता है। आधार चौड़ा होता है, शीर्ष छोटा होता है। लेकिन पठार ये भी आपकी जो भूमि का कह सकते हैं धरातल है या समतल भूमि है, उससे ऊपर उठी हुई भूमि होती है। लेकिन फ़र्क क्या है? जैसे मान लीजिए ये जो आपका धरातल हो गया, ये भूमि का तल हो गया और इस तल से ऐसे करके जो उठी हुई भूमि है, ये क्या है? ये आपका ये पठार है। पठार जो है वो नुकीले नहीं होते हैं, जैसे पर्वत होते थे ऊपर की तरफ नुकीले, तो पठार जो है वो नुकीले नहीं होते हैं। पठारों की जो ऊँचाई होती है कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक हो सकती है और आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा जो ऊपर की तरफ उठी हुई, लेकिन ऊपर कैसी? सपाट, एक जैसी जो भूमि होती है, नुकीली नहीं, समतल जो भूमि होती है ऊपर की, ज़मीन से उठी हुई ऊपर की समतल भूमि जो होती है, उसको क्या कहते हैं? हम पठार कहते हैं, ठीक है? दक्कन का पठार जो है, ये भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार जो कि भारत में है, ये सबसे पुराने पठारों में से एक माना जाता है। इसके अलावा केन्या हो गया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है? केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है, ये इस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। तिब्बत के पठार की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक है, ठीक है? इसकी रेंज है लगभग, कहीं कहीं पर मिनिमम जो मतलब इसकी ऊंचाई है 4000 मीटर, मैक्सिमम इसकी जो हाइट जाती है वो 6000 मीटर तक जाती है। तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठारों से हमको क्या लाभ होते हैं या इनकी उपयोगिता क्या है? पठारों पर खनिज जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, खनिजों की यहाँ पर प्रचुरता होती है। जैसे अफ्रीका के पठार की बात करें तो अफ्रीका के पठार जो हैं वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। छोटा नागपुर का पठार जो कि इंडिया में है, उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पर लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैंगनीज हो गया, इसके बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो जलप्रपात होते हैं, ठीक है, वो पठारों से, जैसे मान लो कि नदियां हैं पठारों से होकर के गुजर रही हैं और ऊपर से नीचे गिर रही हैं, तो वो जलप्रपात का रूप ले लेती हैं। जैसे हुंडरू प्रपात हो गया, स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है हुंडरू प्रपात, और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है, ठीक है? इसके अलावा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, इसको भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। लावा पठार क्या होता है? लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता ज़्यादा होती है और लावा से बने हुए जो पठार होते हैं इनको खेती के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में बहुत सारी फसलें जैसे गन्ना, कपास, पटसन वगैरह, ये जो फसलें हैं ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पैदा की जाती हैं। मैदानों की बात करते हैं। मैदान क्या है? ये समतल भूमि होती है। मैदान आपके आसपास देखे होंगे अगर आप
इसी क्षेत्र में रहते हैं, यानी आप पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो आज के आसपास जो खेत हैं, जैसे अपन लोग किसान हैं जनरल, जैसे मैं आगरा से हूँ तो आगरा क्षेत्र में दिखाएंगे तो मैदानी क्षेत्र है ये पूरा। और यहाँ पर जो खेत वगैरह करते हैं या कृषि वगैरह का जो कार्य होता है ये सभी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो ये समतल भूमि होती है। भूमि कैसी होती है? ये समतल होती है, फ्लैट। तो जो समतल भूमि का एक बड़ा हिस्सा होता है उसको मैदान कहा जाता है। माध्य समुद्र तल से इसकी अधिकतम ऊंचाई 200 मीटर होती है। ठीक है, माध्य समुद्र तल से इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 200 मीटर होती है। नदी और जैसे बहुत सारी नदियां हैं और नदियों की सहायक नदियां भी होती हैं, उनके द्वारा क्या बहाकर निक्षेप लेकर के आए जाते हैं। निक्षेप जैसे पत्थर बहा करके लाए जा रहे हैं। पत्थर का मतलब बड़े बड़े भूखंड नहीं, बड़े बड़े पत्थरों के खंड नहीं, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बालू के टुकड़े हो गए, ठीक है, सिल्ट हो गया, मिट्टी हो गया, इनके छोटे छोटे कण वो नदी और उनकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा बहा करके लाए जाते हैं। और उनसे क्या है, जैसे जैसे नदी का प्रवाह कम होता है या पहाड़ी क्षेत्र से जैसे नदियां उतर के आती हैं तो उनका प्रवाह बहुत तेज होता है। तो जैसे देखेंगे आप ऊपर से, थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका, ठीक है, मैप अगर थोड़ा सा ऐसा बन जाए तो उसको ये मत समझिएगा ये क्या बना दिया है। तो जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ जैसे बह करके आ रही हैं, तो जैसे ये ऊपर की तरफ से आएंगी क्योंकि यहाँ ढाल है, ठीक है, ये भाग जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ अगर नीचे की तरफ बह करके आएंगी तो इनका प्रवाह इस जगह पर ज़्यादा होगा। इस जगह पे इस पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा। जैसे पानी आप छत से पानी नीचे की तरफ डालें तो उसका प्रवाह बहुत तेज़ होता है, वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही वो समतल भूमि पर आता है तो उसका प्रवाह ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ जो नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान की तरफ आती हैं, तो उनका प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब प्रवाह कम हो जाएगा तो जो नदियाँ अपने साथ में कंकड़ पत्थर बालू के कण मिट्टी के कण जो लेकर के आ रही हैं, उनके छोटे छोटे कणों लेकर के आ रही हैं, तो वो यहाँ पर निक्षेप नहीं हो पाते हैं। मतलब इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में वो नहीं रुक पाते, क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है। तो पानी के बहाव के तेज बहाव के साथ ही वो सारे कण जो होते हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से बहते हुए मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। और वहाँ पर जब बहाव कम हो जाता है तो पानी में इतना वेग नहीं होता कि उन सारे कणों को वो बहा करके अपने साथ ले जाए, तो वो वहीं पर छूट जाते हैं। और उन्हीं कणों से क्या बनता है, मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो मैदान जो निक्षेपों से बने हैं, ठीक है, जो कण बहा करके लाए गए हैं पानी के द्वारा, वो क्या है, उनको क्या बोलेंगे हम, निक्षेप कहेंगे। ठीक है, निक्षेप उनको कहेंगे। तो निक्षेपों के द्वारा जो मैदान बनते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। और ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन जो होती है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये उपजाऊ भाग होते हैं। और उपजाऊ भाग होते हैं तो वहाँ पर खेती बाड़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से होती है। और जहाँ पर खेती अच्छी तरीके से होगी तो वहाँ पर जनरली ये कहा जा सकता है कि लोग जो है अपना स्थायी निवास बनाना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। एशिया में, भारत में, यानी एशिया में अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र इसको माना जाता है। और चीन में यांगत्से नदी का मैदान है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है, इसके अलावा यांगत्से नदी का मैदान ये कहाँ है, चीन में है। ठीक है, ये जो है मैदानी क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण है। मनुष्यों के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। और भारत में गंगा का मैदानी प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चीज़ें मैंने जितना भी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद में आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है हमारा देश भारत। ठीक है, वैसे तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे फैक्ट आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, एनसीईआरटी के जो मूल उद्देश्य है, एनसीईआरटी का जो मूल भाव है, उससे हम डाइवर्ट नहीं होंगे। जो एनसीईआरटी हमको बता रही है, जिस जगह पर जितना बता रही है उतना हम पढ़ते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिक जो है हम बेसिक टू एडवांस मोड में आगे जा करके पहुंच जाएंगे। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत का भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा है। उत्तर में, यानी जो इंडिया है, इंडिया के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से ये जो है घिरा हुआ है भारत। उत्तर में इसकी जो रखवाली, जैसे आपने गाना भी सुना होगा, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, बचपन में जैसे हम सुना करते थे गाने। तो उत्तर में जो है इंडिया का जो सीमा निर्धारित करता है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से जो है भारत घिरा हुआ है। पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। हाँ, ठीक है, और ये जो है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर जो है लहराता रहता है हिंद महासागर। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ये एनसीईआरटी में मैंने एनसीईआरटी में चेंजेस नहीं किए हैं, जो एनसीईआरटी बता रही है उतना ही लिखा है मैंने। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है। और वैसे अगर देखा जाए तो टोटल इसका जो डिजिट है 32,87,265
263 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विस्तार की अगर बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ यानी कश्मीर से, उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो लंबाई है भारतीय क्षेत्र की, वो है लगभग 3200 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम यानी अगर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के अगर हम गुजरात में कच्छ तक चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश से हम गुजरात में कच्छ तक चले जाएं, तो इसका जो पूर्व से पश्चिमी विस्तार है वो 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और चीन के बाद में विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। स्थिति देखें इसकी, भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो भारत कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे पड़ता है? जैसे ये ग्लोब है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा सकूँ, एक बार और समझ लीजिए। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इंडिया कहाँ पे पड़ती है? जैसे देखिए मकर रेखा जो है, सॉरी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, आपको पता है ना। और कर्क रेखा कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इंडिया जो है वो आपका इस जगह पे पड़ता है। ठीक है, इंडिया आपका इस जगह पे पड़ता है। ऐसे करके मैंने बना दिया, मैं उंगली से बना रहा हूँ भैया, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। अब जैसे 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो जो है बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला भाग जो आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको मैं बीच में से एक लाइन और खींचता हूँ। ये जो है प्रमुख याम्योत्तर, इसको हम कह सकते हैं देशांतर रेखा। ये जो है पृथ्वी को किस में बांटती है? ये पृथ्वी को किस में बांटती है? ये बांटती है आपको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इस साइड में आपके राइट हैंड की तरफ इस रेखा जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए ये डार्क वाले भाग से आप अपने राइट हैंड की तरफ देखेंगे, ये पूर्वी भाग है तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। और इस डार्क वाले भाग से लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? आपका पश्चिमी गोलार्ध है। इंडिया कहाँ है आपका? वैसे जनरली देखा जाए इसका और अगर अच्छी एक्सप्लेनेशन अगर दी जाए तो इंडिया जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इंडिया कहाँ है आपका? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तर में भी है, ऊपर की तरफ देखिए उत्तर है। ठीक है, इंडिया आप ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में भी है और इधर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो जनरली इसकी जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि इंडिया जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन एनसीईआरटी हमको क्या बता रही है कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये कई बार, हजारों बार प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। अब जो पहली वाली चीज मैंने आपको बताई थी अभी, जैसे भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो उसका क्लैरिफिकेशन इस चीज से आसानी से दिया जा सकता है। जैसे कि देखेंगे आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो दोनों में क्या लगा हुआ है? देखिए नॉर्थ और नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश हो गया। देशांतरी विस्तार में देखेंगे तो देशांतरी विस्तार यानी जो ऊपर से रेखा खींची जाती है ये वाली, ठीक है, तो इसके अनुसार पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित हो जाती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित हो जाती है। तो इसी वजह से देशांतरी विस्तार के कारण देखा जाए तो जो देशांतर हैं वो पूर्वी पूर्वी दोनों साइड में इसके बगल में लगाया जाता है, पूर्वी पूर्वी। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार जैसे ये पृथ्वी है, इसकी वजह से यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचेंगे तो इसकी वजह से पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित होती है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित होती है। और भारत की स्थिति कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में तो है नहीं, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए अक्षांशीय विस्तार में नॉर्थ लिखा जाता है। और देशांतरी विस्तार क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और भारत की स्थिति कहाँ है? पश्चिमी गोलार्ध में तो है नहीं, पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए देशांतरी विस्तार में क्या लगाया जाता है? ई यानी ईस्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गई, नॉर्थ क्यों लगाते हैं और जो है ईस्ट क्यों लगाते हैं, उत्तर क्यों लिखते हैं, पूर्व क्यों लिखते हैं। जो देशांतरी या अक्षांशीय विस्तार के पीछे इसका जो रीजन है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण, 29 डिग्री ये कहाँ से आया? थोड़ा सा और बताता हूँ, ये 29 डिग्री कहाँ से आया? ये जो देशांतरी विस्तार है ना, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, ऐसे करके देख लीजिए। जैसे ये भारत है आपका, ठीक है, ये जो भारत है आपका इस तरीके से, ये जो भारत है, तो ये जो है इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, सबसे पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये जो है देशांतरी विस्तार हो गया।
अब इन दोनों की जो वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, अगर इनको हम डिफरेंस निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, तो लगभग 29 डिग्री के आसपास आएगा। तो वही है, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार, लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। इसके कारण क्या होता है, पश्चिम में जो गुजरात है आपका, गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और ये चीज़ मैंने जब अक्षांश देशांतर हम पढ़ रहे थे और टाइम जोन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था जिन देशों का विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार होता है, पूर्वी पश्चिमी जो फैलाव होता है, विस्तार होता है, ज़्यादा होता है, उसमें टाइम जोन जो है एक से अधिक टाइम जोन भी माने जाते हैं। और जनरली जो पूर्व, जैसे पूर्व पश्चिम किसी देश का विस्तार है, तो पूर्व का जो टाइम होता है वो पश्चिम के टाइम की अपेक्षा थोड़ा सा आगे चलता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि पश्चिम में गुजरात है इंडिया के, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो उसकी अपेक्षा यानी पश्चिमी भाग यानी गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले हो जाता है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी बताई थी उसको देख लीजिए दोबारा से। जिन देशों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। ठीक है, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, इसलिए यूएसए में 7 मानक समय माने गए हैं, कनाडा में 6 मानक समय माने गए हैं, रूस में 11 टाइम जोन माने गए हैं। क्योंकि यूएसए हो गया या कनाडा हो गया या रसिया हो गया, अगर इनको आप वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे, ग्लोब पर देखेंगे, तो इनका जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है वो ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार होगा तो ये समझ लीजिए वहाँ पर टाइम निर्धारण में उतनी ही दिक्कत आती है, और इस वजह से टाइम को एक रूप करने के लिए उस जगह पर एक से ज़्यादा टाइम जोन कंसिडर किए जाते हैं। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों की जब बात की जाती है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे देश भी हैं जो स्थलीय पड़ोसी हैं, मतलब ज़मीन से कह सकते हैं लैंड के रूप में जो है सीमा जुड़ी हुई है। और कुछ ऐसे देश भी होते हैं जो जलीय पड़ोसी देश कहलाते हैं, जिनकी सीमा जल के द्वारा जुड़ी हुई है एक देश से दूसरे देश से। ठीक है, तो पहले स्थलीय देशों की बात करते हैं। तो स्थलीय देश जिनकी सीमा भारत से लगती है उनकी संख्या है 7। इस मैप के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, ये इंडिया है, इंडिया के बगल में ये पाकिस्तान हो गया, फिर ये पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान हो गया, जिसकी सीमा अफगानिस्तान की कहाँ पे लगी हुई है, पीओके वाले क्षेत्र से। यहाँ पे पार्क ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाला ये जो है पार्क ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर, जिसको पीओके कहा जाता है। तो पीओके से अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की सीमा तो काफ़ी लंबी सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। तो 2 कंट्री ये हो गए आपके, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा चाइना हो गया, चौथा आपका नेपाल हो गया। ठीक है, पाँचवा आपका भूटान हो गया, और छठवां आपका बांग्लादेश हो गया, सातवां आपका म्यांमार हो गया। ये 7 देश हैं, ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं जो आप भूमि से सीमा साझा करते हैं, भारतीय भूमि से अपनी सीमाओं को जो है शेयर करते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, एक आपका श्रीलंका है, एक मालदीव है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन ये कैसे पड़ोसी हैं, हमारे जलीय पड़ोसी हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है, पाक जलसंधि। जैसे आप देखेंगे भारत का मैप, नीचे ये भारत का मैप है, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये जो जलसंधि है बीच में, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या फिर पाक जलसंधि, जो कि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। एनसीईआरटी में ये चीज़ें अभी अपडेट नहीं की गई हैं, हालांकि हो सकता है मैं पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं मार्केट से तो अभी लेके आया था। लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी की खपत इतनी ज़्यादा है कि हर एक दुकान पर मिल नहीं पाती है। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी जो है इतनी आसानी से मिल नहीं पाती हैं, तो उसमें जो है अपडेट नहीं किया है, उसमें पुराना वाला डाटा ही दे रखा है। लेकिन मैंने अपडेट करके इसको लिख दिया है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया को प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए बांटा गया है। और राज्यों का जो निर्माण हुआ है हमारा, वो विशेष रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है, विशेष रूप से। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी आप सभी को पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट जो है इंडिया का वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा राज्य जो है वो है आपका गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके अलावा पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट हो गए, द्वीप समूह हो गए, ये विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। तो पर्वतों में जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे कश्मीर वाले पोर्शन से अगर आप देखें, ठीक है,
कश्मीर वाले पोर्शन से आप देखें तो इस तरीके से ये जो भाग है फैला हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है, इसको वृहद हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है। हिमाद्री या वृहद हिमालय, ये सबसे ऊपरी भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, और इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके बाद जो दूसरा वाला है, बीच वाला, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे धौलागिरी हो गई आपकी, कंचनजंगा, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाई थान, ये प्रमुख जो है चोटियां जो है मध्य हिमालय में हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग है, मध्य हिमालय के दक्षिण वाला भाग है, उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में जैसे तीनों श्रृंखलाओं की अगर बात करें, हम तीनों श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें, तीनों श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें, जिसको, अरे क्या बन गया यार तीनों श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तीनों श्रृंखलाओं की बात करें, जैसे मैंने बताया 3 श्रृंखला, 1 2 3, ऐसे करके 3 जो श्रृंखलाएं हैं, ये हिमालय की जो 3 पोर्शन हैं, सबसे पहले बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। तो सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नीचे की तरफ क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। और उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनकी सहायक नदियों के निक्षेपों से, निक्षेप मैंने आपको बताया था, जो भी नदी पानी के साथ में जो भी छोटे छोटे कण बहा करके लाती है और मैदानी क्षेत्र में आकर के उनको क्या कर देती है, डंप कर देती है, छोड़ देती है, ठीक है। वो निक्षेप कैसा होता है, जलोढ़ निक्षेप, जल के द्वारा लाया गया निक्षेप, जलोढ़, जल के द्वारा लाया गया निक्षेप। तो सिंधु हो गई, गंगा हो गई या ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनके कह सकते हैं इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा जो निक्षेप लाया गया है बहा करके पानी के साथ में, उससे इस उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि जिन निक्षेपों से जिस मैदान का निर्माण होता है, उसमें बहुत सारे जो कह सकते हैं पोषक तत्व होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है। तो ये कृषि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, काफ़ी सारी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, भारतीय महामरुस्थल है। पश्चिमी भाग में क्या है, भारतीय महामरुस्थल है। पश्चिमी भाग कहाँ पे है, जैसे देखा जाए पश्चिमी भाग यहाँ से लेंगे तो ये ऐसे करके जो गुजरात वाला भाग है, इस जगह पर जो है आपका भारतीय महामरुस्थल है। ये कैसा है, शुष्क है, गर्म है, रेतीला है, और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में आपका पड़ता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके नीचे पर प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, पहाड़ी श्रृंखला और घाटियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली श्रृंखला है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आपकी विंध्य श्रृंखला भी आती है, सतपुड़ा श्रृंखला भी आती है। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं का निर्माण नर्मदा और तापी नदियों या ताप्ती नदियों के विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला जो है, इनसे क्या निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है इससे होकर के गुजरती हैं, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती के रूप में दो प्रमुख बातें ये हैं कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और ये दोनों ही नदियां कहाँ पे गिरती हैं, अंत इनका कहाँ पे होता है, अरब सागर में, ठीक है। पूर्व से पश्चिम बहती हैं, विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में होकर के ये नर्मदा और ताप्ती नदियां गुजरती हैं। पूर्व से पश्चिम इनका बहाव है, और ये बहते हुए सीधे कहाँ पे गिरती हैं, विंध्य सतपुड़ा श्रृंखला से निकलते हुए अंत इनका कहाँ पे होता है, अरब सागर में, ठीक है। अरेबियन सी में जाकर के ये गिर जाती हैं। अब इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर इसके पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में इसके में पूर्वी घाट है, और पश्चिम में इसके में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम भी है सह्याद्री, ठीक है, याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, फिर दोबारा से देखिए, प्रायद्वीपीय पठार मैंने बीच में बनाया, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट, और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का एक और अन्य नाम है सह्याद्री, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये खनिजों का भंडार है, यहाँ पर खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं, कोयला हो गया, लौह अयस्क, इनकी यहाँ पर प्रचुरता है, ठीक है। अब जैसे दो चीज़ें आपको समझ में आई, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसको
जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है। अब इसको देखते हैं अलग अलग, दोनों को कंपेयरिंग करते हुए पढ़ते हैं। जो पश्चिमी घाट है या जिसको सह्याद्री कहते हैं, ये एक समान विस्तार में फैला हुआ है, इसका जो विस्तार है वो एक समान है, ठीक है। और वहीं पूर्वी घाट जो है ये टूटा फूटा और असमान विस्तार वाला भाग है। पूर्वी घाट जो है ये टूटा फूटा और असमान विस्तार वाला भाग है। अगर ये चीज़ आपको और बेहतर तरीके से समझनी है तो आपके घर में अगर इंडिया का मैप हो या फिर आपके पास में जो एटलस वाली किताब हो तो उसमें आप इंडिया के मैप को देखिए। इंडिया के मैप को देखिए और फिर यहाँ से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि ऐसे करके ये वाला भाग अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम खटा फटा है, और इस तरीके से ये इधर वाला भाग देंगे तो ये थोड़ा असमान मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मैं नीचे वाला भाग बना रहा हूँ इंडिया के मैप का, तो इधर वाला भाग बिल्कुल सीधा और सपाट आपको दिखाई देगा मैप में भी, और ऐसे करके देखेंगे इस साइड में तो ये बहुत कटा फटा तट वाला जो है हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री है, ये वाला भाग जो है सह्याद्री है, और ये जो विस्तार है इसका जो वो कैसा है, एक समान है। और इधर से देखेंगे ये पूर्वी घाट जो है, ये पूर्वी घाट जो है ये टूटा फूटा और असमान विस्तार वाला है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान जो हैं वो काफ़ी संकरे हैं, ठीक है। तटीय मैदान संकरे कैसे हैं इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं तो मैं आपको बताता हूँ और विस्तार से, लेकिन फिर भी मैं जितना संभव हो पा रहा है आपको बहुत चीज़ें बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूँ। जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो मैदान है वो तटीय मैदान है, और कैसे हैं वो संकरे हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम के जो तटीय मैदान हैं वो संकरे हैं, और पूर्वी घाट के पूर्व में जो तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। चौड़े कैसे हैं और इसको समझिए, ठीक है, और इसको समझिए। ये जो है जैसे ये पश्चिमी घाट हो गया पूरा, ठीक है, तो इधर जो मैदानों की चौड़ाई है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, वो कैसी है, संकरे हैं। और इधर देखेंगे पूर्वी घाट में तो यहाँ पर मैदान, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है वो एक जैसी नहीं है, कटा फटा तट है, तो कहीं पर भूमि बाहर निकली हुई है, कहीं पर अंदर दबी हुई है, कहीं पर बाहर, तो इस तरीके से इनकी चौड़ाई जो होती है इस साइड में वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान संकरे हैं, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान चौड़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में, जैसे हमने नर्मदा और ताप्ती के बारे में अभी पढ़ा था, विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से जो निकलती हैं नर्मदा और ताप्ती, उनका जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर का मतलब क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और इनका जल कहाँ पे गिरता है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और पूर्व से पश्चिम वाली जो नदियां थीं वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। और समझिए, ठीक है, थोड़ा सा और समझाता हूँ। इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी, इस साइड में जो नदी बहेगी तो वो कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो नदी बहेगी वो कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आया होगा। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जो नदियां होती हैं जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, इनके मुहाने पर, मुहाना किसको कहते हैं, वह स्थान जहां पर ये नदी समुद्र से मिल रही है, समुद्र में गिर रही है, तो वो भाग जो होता है, मुंह जो होता है अंतिम, उसको मुहाना कहते हैं। तो मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसी और काफ़ी नदियां हैं जिनके मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरवन डेल्टा जो है ये एक प्रमुख उदाहरण है डेल्टाई प्रदेश का। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जो है देखा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। ये जो प्रवाल है इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। इसके अलावा दो द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो, ये प्रमुख द्वीप हैं भारत के दो, ठीक है। लक्षद्वीप एक अकेला द्वीप नहीं है, जैसे आप पढ़ते हो तो उस पर क्या लिखा जाता है, लक्षद्वीप समूह, यानी ये लक्षद्वीप जो है वो छोटे 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 बड़े बहुत सारे द्वीपों का समूह है। ये अरब सागर में है और यहाँ पे पाए जाते हैं प्रवाल द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप एक तरह से हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्या है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। अब प्रवाल क्या होते हैं इस चीज़ को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल को समझिए।
प्रवाल है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। एनसीईआरटी ये परिभाषा दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल जो होते हैं छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, इनको पॉलिप कहा जाता है। और जब जीवित पॉलिप जो होते हैं वो मर जाते हैं तो मरने के बाद में सिर्फ उनका कंकाल ही बचता है। उनका क्या बचता है, कंकाल बचता है। तो फिर दोबारा से जो अन्य पॉलिपों की वृद्धि होती है तो इन्हीं कंकालों के ऊपर होती चली जाती है, फिर वो मर जाते हैं, फिर उनके कंकाल, फिर वो मर जाते हैं, उनके कंकाल। इस तरीके से एक स्तर, एक लेवल बनता चला जाता है और उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका अंडमान निकोबार, ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। 2004 में अंडमान निकोबार में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत जनधन की उसमें क्या हुई थी, हानि हुई थी। सुनामी क्या होती है, सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी बेशक सुनामी है लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, TSUNAMI, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, टी साइलेंट रहता है इसमें, सुनामी। ये एक जैपनीज वर्ड है। और सुनामी क्या है, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, समुद्र की एक बहुत बड़ी तरंग है जो समुद्र तल पर क्या आता है, भूकंप जब आता है उसी के कारण ये उत्पन्न होती है। तो ये चीज हो गई आपकी सुनामी। और ये जो चैप्टर थे दोनों हमने समझे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, और दोनों से मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी, काफ़ी ये जो है आपके लिए हेल्प करेगी आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आपको कोई वनडे एग्जाम है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो अब समाप्ति होने वाली है। एक वीडियो और आएगा, एक वीडियो आने के बाद में क्लास 6 समाप्त हो जाएगी। फिर स्वतः ही मैंने 7th क्लास के नोट्स भी बना करके तैयार कर रखे हैं, एडवांस में चल रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, उसी की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो 7th क्लास के नोट्स जो है वो कंप्लीट हैं और कल एक वीडियो और आएगा इसका। 6th क्लास जो है ज्योग्राफी आपकी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में 7th क्लास से फिर दोबारा से हम स्टार्ट जो है इसको करने लग जाएंगे। बेसिक आपके बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ से कंप्लीट होती जा रही होंगी और निश्चित रूप से आप अगर इसका रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको देखते हैं, बार बार इसको देखते हैं, बार बार देखने से क्या होगी, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ज्योग्राफी की वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाएंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना सीख जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ में और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें अपना फीडबैक है वो दीजिएगा, किस तरीके से क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं, किस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपका फीडबैक क्या है, आपका रिस्पांस क्या है इस क्लास के बाद में, वो देना न भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, आपको अगर बुरा लगता है तो नेगेटिव फीडबैक दीजिए, लेकिन दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। फीडबैक फीडबैक होती है। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि फीडबैक हमेशा ही पॉजिटिव हो। फीडबैक दोनों तरीके की हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, पॉजिटिव होगी तो और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।